नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल ये कि क्या अभी आगे भी इसी तरीके से गिरता रहेगा बाजार। सवाल नंबर 2, क्या इस बार नहीं आएगी बजट रैली। सवाल नंबर 3, इस गिरावट में कहाँ मिलेगा सपोर्ट, कहाँ मिलेगा बाजार में सहारा। मेटल स्टॉक्स की रैली में कहाँ बुक करें मुनाफा, कहाँ करें अभी भी खरीदारी। रेलवे डिफेंस स्टॉक्स में क्या हो स्ट्रेटजी। इन तमाम सवालों के साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उन पर भी हम लगातार जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज आप फाइनेंस शेयरों को देख लीजिए, चाहे श्रीराम फाइनेंस देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए। आज ही मैंने बजाज फाइनेंस की कॉल रिलीज करी है। 1080 के टारगेट दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में कुछ ना कुछ तो आपको कंजप्शन स्टोरी पे खत्म बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और कुछ चीजें आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। ध्यान रखिए। ठीक। सर, अभी आपने एक नाम लिया बजाज फाइनेंस का, आपने कहा आपने कॉल दी है 1080 के टारगेट के लिए। सर, क्या करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं बजाज फाइनेंस को? अभी 970 के आसपास चल रहा है, क्या यहाँ पर अभी भी संभावनाएं हैं? तो देखिए, बिल्कुल करंट लेवल पर भी संभावनाएं हैं। वैसे हमने जब ये कॉल रिलीज करी थी तब 960 का रेट चल रहा था, लेकिन 900 की चीज को 10 रुपए 12 रुपए नहीं सोचा जाता, इसलिए आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। 925 के स्टॉप लॉस से लेके चले तो आपको 1080 1100 के टारगेट दिख सकते हैं। बजट पे ही आपकी सांस जो है वो बड़ी हो जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है। तो अगले 2 हफ्ते के लिए यही काउंटर अच्छा लग रहा है। अभी के लिए बजाज फाइनेंस पहला काउंटर और पहली टिप्पणी में ही पहली कॉल निकल करके आ गई है। बजाज फाइनेंस पे रखे नज़र 1080 के टारगेट, अभी करंट भाव पे खरीदारी करने की सलाह और एक स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसका भी आप रखें ध्यान। स्टॉप लॉस क्या बोला सर, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? 900 925। 925 925 का स्टॉप लॉस, 1080 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में रवि जी की उपस्थिति में लोगों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग सवाल भी पूछते हैं, टिप्पणियाँ लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, स्वजीव राय जी कह रहे हैं रवि सर को प्रणाम, उनको मैं गुरु मानता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप, और बहुत लोग गुरु मान रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए। बहुत सारे सवालों का पे जाम कोडरमा से दिलीप जी पूछ रहे हैं, लेकिन लेमन ट्री पे हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि और भी कई सारी टिप्पणियाँ लास्ट फ्राइडे को भी देखने को मिली थी, बातचीत हो नहीं पाई थी। सर, ये होटल को लेकर के क्या आपका व्यू है? इन्होंने लेमन ट्री लिया हुआ है, किस भाव पे लिया हुआ है ये नहीं पता। 3.5% आज टूटा हुआ है, 137 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। बीते 4-5 दिन में 10-11% टूटा है, एक महीने में 14% टूटा है। और कितना डाउन साइड है सर यहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि लेमन ट्री इस समय स्टॉक अच्छा नहीं है। 120 तक आ सकता है। बेटर है आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं बनती है। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं बनती है। एक बार के लिए नुकसान बुक कर लीजिए, बाद में चल करके और ज़्यादा पछताएंगे। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। चलिए, और इस बीच बी एच ई एल पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं बी एच ई एल को लेकर के। सर, बी एच ई एल में क्या करें? मतलब आपका व्यू क्या है? थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया है 300 के नज़दीक से। क्या यहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड दिखाई दे रहा है 258 के आसपास? देखिए, 255 तक तो अभी जा सकता है, इसलिए बहुत बड़ा कुछ पैनिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आप बोल रहे हैं उसको अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेके चलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा परेशान यहाँ पे जरूर कर रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है और वापस से 300 की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। तो कोई भी जो सेलिंग है वो पैनिक नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, फायदा ज्यादा होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल गई। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सब ज़्यादातर लोग खैर सवाल ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रिकमेंडेशन भी इसमें डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा बचिए। ज्ञान आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बात है, वो ज्ञान बना रहे, हम तो यही चाहेंगे, है ना। तो लेकिन ये है कि बाकी लोगों आपकी वजह से परेशान ना हो जाएं, ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है। चलिए, अब जरा बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, अश्विनी पांडे जी, कि सर यहाँ पर टारगेट क्या रखा जाए। बैंक ऑफ इंडिया, सर इंडियन बैंक पे आप काफ़ी पॉजिटिव रहे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया पे आज 3.25% की तेज़ी है, 162 के आसपास चल रहा है। नई खरीदारी के लिए क्या गुंजाइश है या रैली आ चुकी है? क्योंकि एक महीने में ही 13-14% की रैली यहाँ पर हमने देखी है। 160 162 के आसपास आपका व्यू क्या है बैंक ऑफ इंडिया पे? देखिए विपुल जी, एक चीज आप देखिएगा
इस स्टॉक की चर्चा जब हम लोग करते थे तब ये चलता था 95 से 101 रुपए, राइट। और ये आज की बात नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है। और इसने इसको जब भी कभी अगर बाय करके रखा गया ना, तो इसने ना क्या 125 के ऊपर ये कभी जाता ही नहीं था। और बहुत से लोगों को ये लगने लगा था ये खरीदवाई क्यों दिया है, डॉक्टर साहब ने कहाँ फंसवाई दिया है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स ना पेशेंस मांगते हैं, और ये कब चल जाते हैं इसका टाइम थोड़ा पता नहीं होता। लेकिन ये है कि ये टाइम के साथ नहीं चलते हैं, टाइम से थोड़ा पीछे चलते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम से पीछे चलने का मतलब ये है कि जब सोचते हैं कि ये रिटर्न दे जाए तो देता ही नहीं है, और जब सोचते हैं कि ये रिटर्न अब दे नहीं रहा, बहुत दिनों से डेंट लगा रहा है, क्या निकल जाना चाहिए, तो पता चलता है आपके निकलते ही ये भाग जाता है। अब अभी इस समय जो चाल चल रही है वो 170 तक जा सकती। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये नहीं कहता कि यहाँ पे परचेस कर लीजिए, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहता कि यहाँ पर निकल जाइए। अगर बने हैं तो बने रहिए, कोई ऐसी बहुत पैनिक यहाँ पर नहीं है। 170 के आसपास के टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस वापस 155 का बनता है। चलिए ठीक, ये बात, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वो हैं मुजाहिद, भुवनेश्वर उड़ीसा से। मुजाहिद साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी जी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? जी जी सर बढ़िया है सर। एक्चुअली मैंने जब शुरुआत किया था सर, आप ही का शो देखकर मैंने शुरुआत किया था। उस वक्त मेरे पास उतना कुछ नॉलेज नहीं था जी। तो मैंने बहुत सारा पोर्टफोलियो में 16 स्टॉक मैंने रखा हुआ है। सर एक्चुअली मेरा सवाल है सी लोटस डेवलपर्स मैंने 100 शेयर रखा हुआ है 177 के प्राइस में, और विशाल मेगा मार्ट 100 शेयर रखा हुआ है 141 के भाव में। अभी ये दो डिस्कस कर लेते हैं सर, अभी ये दो डिस्कस कर लेते हैं। लोटस डेवलपर आपने किस भाव पे लिया है? 177 के भाव में सर। लोटस? जी सर जी। और विशाल मेगा भी 177 पे लिए हुए हैं? विशाल मेगा मार्ट मैंने 141 के भाव में 141 पे लिया। लिया। 177 तो गया ही नहीं, तो 150 के आसपास ही झूल रहा है। 141 पे आपने लिया हुआ है विशाल मेगा मार्ट, 177 पे लोटस डेवलपर। अब सवाल ये उठता है कि रियल्टी को लेकर के अभी जो तस्वीर बन रही है वो बहुत उत्साहजनक तो नहीं है, लेकिन रवि सर से पूछते हैं क्या आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। लोटस डेवलपर सर यहाँ पर ये करीब 24 रुपये पर शेयर के नुकसान में है। विशाल मेगा मार्ट इन्होंने लिया हुआ है 141 पर, जो कि अब फिर से 125-30 की रेंज में काफ़ी दिन से घूम रहा है, और रुकावट इसके लिए 150 का लेवल बना हुआ है। आपकी टिप्पणी इन दोनों काउंटर्स पे क्या रहेगी सर? देखिए, पहली बात है कि आपने बताया कि आपने यहां से ही देखना शुरू किया, तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने देखा तो यहां पे और पाया किसी और को, और पकड़ा किसी और को। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि विपुल जी के चैनल पे तो कभी लोटस डेवलपर किसी ने बाय दिया ही नहीं। मैं भी हाँ चैनल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ना ये इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। जिसने आपको राय दी है उससे पूछिए एक बार, क्योंकि क्या खरीदें क्या बेचें। क्योंकि वो आपको वो तो क्या नाम है, वो अपना कसम खा के बैठा हुआ कि आपको नुकसान ही कराएगा, और ऐसे ऐसे स्टॉक में फंसाएगा ना कि आपको स्टॉक मार्केट से ना एकदम ईर्ष्या भाव बढ़ जाएगा। इसलिए कचड़ा बाय मत करिए। लोटस डेवलपर में कोई ऐसा मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई देता जो कि लगे। और पिछले एक साल में लास्ट बजट के टाइम से ही मैंने सारे रियल्टी काउंटर से कहा था आप दूरी बना लीजिए, नहीं तो सारे सपने टूट जाएंगे। सर मेरी बात बुरी लग रही हो, अगर बुरी लग के भी आप फॉलो कर सके तो और बुरा मान जाइए। दोबारा मेरा शो भी मत देखने की कोशिश करिए, लेकिन आपका नुकसान मुझे ज्यादा परेशान करता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना हार्ड बोल रहा हूँ, सर आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। बिना मम्मी की डांट खाए, बिना पापा का डंडा खाए तो आप भी नहीं सुधरेंगे। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि अच्छे स्टॉक्स लीजिए, पहला। दूसरा, ले लिया तो उसी समय राय लीजिए कि ये कितना मुझे स्वाद दे जाएगा, कितना नहीं दे जाएगा। देखिए अभी आप फंस गए हैं, 145 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। नीचे चला जाता है पूरी तरह से निकल जाइए, नहीं तो ये 120 के पास और 100 के पास चला जाएगा। फिर आप लोटस डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट ले ना लें, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा, विशाल में भी बात करें तो बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है यहाँ पर, अभी होल्ड करके रखिए। लेकिन 115 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए। मार्केट चल रही है, बजट का टाइम है, बढ़िया बढ़िया पकौड़े तले जा रहे हैं और आप खा रहे हो वही कचड़ा बासी 2-3 दिन पुराना। ऐसा मत करो, बेटर है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप चूज करो। लास्ट शो पे केटीके बैंक को मैंने रिकमेंडेशन पे देने के लिए कोशिश की थी। अभी मैंने जस्ट बजाज
फाइनेंस की रिकमेंडेशन दी है, जाके देखिए, वॉच करिए स्टॉक को, खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छे स्टॉक्स लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी गाड़ी में घूमिए और अच्छे घर में रहिए। सही शेयर पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको एग्जिट का रूट भी मिल जाएगा आसानी से, लेकिन कुछ भी किसी के भी कहने पर खरीदने से बचें, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए जो है हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न सर हमें भेजा है हमारे दर्शक ने, और इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है विपुल सर फैन के नाम से, और ये जुपिटर वैगन पे कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या। जुपिटर वैगन पे सर आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आज सुबह किसी की कॉल भी थी, लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, हल्का हो रहा है थोड़ा हायर लेवल से 320-21 पे, आपका व्यू क्या रहेगा सर जुपिटर वैगन पे। देखिए JWL पे तो वैसे भी लास्ट जब आपने रेलवे की इतनी बड़ी चर्चा करी थी, प्रोग्राम आपने अपलोड किया था, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो मैंने कहा था दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 420 टू 440 लेवल। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एंटर इफ यू वांट टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस, डोंट लुक इनटू अदर्स, यहाँ पर ही बाय करो, टारगेट 440 रुपए के आसपास देखने को मिले। खरीद सकते हैं जो भाई साहब आपके लिए बिल्कुल जो है यहाँ पर सलाह है, आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। चलिए इस बीच जो है विकी जी कह रहे हैं सर 2 हफ्ते पहले के एक सेकंड 2 हफ्ते पहले के सेशन में आपने सजेशन किया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स बजट के लिए 180 की रेंज तक, लेकिन 160 पे बाय किया था, अब 144 पे आ गया, क्या करना चाहिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर के सर ये थोड़ी सी चिंता में है कि ये थोड़ा नीचे जा रहा है, आपका व्यू क्या है सर, अभी क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्या अभी इनको होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी होल्ड करके रखें, एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, और वो बजट के आफ्टर द बजट इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि आप पैनिक नहीं हो और पोजीशन को लेकर चलें। मिंटू जी हैं हमारे, कुछ कह रहे हैं सर, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी। मिंटू शील जी हैं, कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव आपको भी। कह रहे हैं सर प्लीज़ इफ़ पॉसिबल देन दोनों में राय दिलवा दीजिए, मेरे गुरु एंड फेवरेट। तो चलिए सर 2 शेयर हैं इनके, एक तो शेयर नहीं है, एक तो ये जान रहे हैं सर सिल्वर ETF में आप बाय कर सकते हैं क्या। तो ये तो सर मेरा भी सवाल था कि ये मतलब 3 लाख का लेवल क्रॉस कर गया सर, ये मतलब और कितनी तेज़ी बाकी है। और ये बहुत लोगों के सवाल हैं, हमारे कमोडिटी के शो में भी आ रहे हैं, हमारे पर्सनल फाइनेंस के शो में भी आ रहे हैं, और हर जगह लोग ये पूछ रहे हैं क्या सिल्वर ETF में अभी भी क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। और दूसरा जियो फाइनेंस, इनका सवाल जो है वो 262 पे लेके बैठे हुए हैं 170 शेयर। लेकिन मैं चाहूँगा सिल्वर पे भी जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आप चूँकि बड़ी पारखी नज़र रखते हैं सोने चांदी पर भी, सर 3 लाख क्रॉस हो गया, क्या करें। देखिए विपुल जी, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं था जब हमने इसके डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, और हाँ मैंने आप बिल्कुल। लोग को साफ साफ बताया था कि 3,80,000 तक जाएगा, और उस समय प्राइस चल रहा था इसका आई थिंक 2,42-43,000। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, पीछे प्रोग्राम देख लीजिए, मैं वेडनेसडे और मंडे आपके यहाँ शो करता हूँ, इन्हीं बीच में चर्चा हुई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम पे है, लेकिन अब ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब मत रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद इन लेवल्स पर उतना बेटर नहीं है, तो आई शुड अवॉइड एनी डिप। अगर मिलता है तो फिर वहां पर देखा जा सकता है, बट नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, सो जस्ट वेट एंड। अभी वेट एंड वॉच कीजिए सर, थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, फिर एक बार जो है दोबारा लगा दीजिएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रैली आ गई, थोड़ा सा घबराहट तो होती है। अच्छा, जो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे सर, अभी तो नहीं करना है प्रॉफिट बुक ना। देखिए, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि इन लेवल से प्रॉफिट बुक करने का कोई खास सॉरी एक वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको लॉन्ग टर्म पर रखना है तो यहां पर होल्ड करिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया था तो पार्शियली थोड़ा थोड़ा काटते रहेंगे तो वो भी अच्छा है। चलिए ठीक, अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और वो अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जो है जुड़े हुए हैं, स्वाति जी हैं, जालंधर से हैं स्वाति जी। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप। सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हो। सब फर्स्ट क्लास मैम। पंजाब में जालंधर में कैसी ठंड पड़ रही है मैम।
ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है सर। हाँ, ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है पूरे नॉर्थ में ही, और एनसीआर में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सब लोग ध्यान दें, जिस ठंड से थोड़ा सा बचाव रहते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए कामकाज करते रहिए। कैसे याद किया स्वाति जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अडानी एनर्जी सोल्यूशन है 1000 पे, और रोलेक्स रिंग है 130 पे। अभी अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने किस भाव पे लिया है? 1000 1000 पे। कब तक होल्ड कर सकती है मैम ये? लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है। क्या लॉन्ग टर्म बाकी के लिए? मार्केट का कुछ पता नहीं है। हाँ, अभी बता देते हैं मैम, उसके लिए रवि सर जी हैं यहाँ पर। थोड़ी डॉक्टर की डिग्री ली हुई है इन्होंने, तो अभी डॉक्टर साहब इलाज बताएंगे आपको। सर बताइए, 1000 पे लिया हुआ है मैम ने, स्वाति जी ने 100 रुपये पर शेयर का हो रहा है इनको लॉस। अब है नज़रिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या अदानी एनर्जी सोल्यूशन वो कंपनी है जिसमें लंबी अवधि का नज़रिया रखना चाहिए? देखिए विपुल जी, आपने सही कहा। देखिए, एक तो पहली बात है कि अदानी एनर्जी सोल्यूशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये बार बार ना ये स्टॉक 1080 के आसपास आके ना थक जाता है और उसके ऊपर निकल नहीं पाता है, पहला। दूसरा, अदानी के प्रति लोगों का प्रेम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की दूसरी कंपनी है जिसका नाम है अदानी पावर। आप वहां पर चले जाइए, ज्यादा शेयर खरीद पाएंगी, और थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी है, वहां पर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा है, रिस्क की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। बेटर है अगर आपके पास अदानी एनर्जी सोल्यूशन है तो उसको अदानी की पावर से रिप्लेस कर दीजिए। ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन से निकल करके अदानी पावर की तरफ जाइए। जैसे ही पावर शेयरों में थोड़ी सी चमक लौटेगी, थोड़ी सी दम लौटेगा, तो वहाँ पर जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, इस बीच रंजीत जी भी पूछ रहे हैं, जो सर सिल्वर खरीद रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं 2 महीने में सिल्वर की मार्केट गिरेगी या फिर गुड परफॉर्मेंस रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले बात की है, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर वहां पर मिल गया होगा रंजीत जी। नहीं मिला है तो थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। पीयूष वॉलंटियर के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? आज 66 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आज काफ़ी लोगों के प्रश्न जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को फंडामेंटली अच्छा लगता है सर 66-67 का भाव। आपका व्यू क्या है? जिस तरीके से PSUs में रैली रही है, ये भी उस रैली में पार्टिसिपेट किया है और 16-17% की रैली एक महीने में इसने दिखाई है। क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? भाई साहब ने अपने सवाल में ये नहीं बताया कि खरीद रखा है या और खरीदना, मतलब खरीदना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? इतना मतलब इतनी मेहनत से सवाल लिखते होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा और टाइप कर दीजिए। लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, जब आप स्टॉक बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा फ्रीज इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं सोचने लगता हूँ कि हमारा आपका डिस्कशन जिन जिन स्टॉक्स पे हुआ उसको थोड़ा रिकॉल करते रहे, और आपको अगर याद हो तो इसका नहीं, बिल्कुल डिस्कशन 100% याद है सर। इसके बारे में आपने बहुत पहले इस पर बारे में राय दी थी आप, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इशारों में ही बोला। मैंने कहा कि राय बदलती रहती है, इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी लोगों की सकारात्मक राय है। जी सर। 42 रुपीज से आपने इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, और 51 का टारगेट उस समय हम लोगों ने रखा था। अभी 71 का टारगेट है, तो टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड। स्टॉक अच्छा है, चलने दीजिए। दौड़ रहा है, भाग रहा है, साथ दे रहा है, तो चलने दीजिए। चलने दीजिए, अभी अभी चलने दीजिए। अच्छा सर, ये जो लोग खरीदना चाह रहे हैं PSU बैंक, काफ़ी लोगों की टिप्पणी रहती है, तो PSU बैंक को लेकर के अभी जिस तरीके से गिरते बाजार में भी सकारात्मक नज़रिया है बना हुआ है, आप के पसंदीदा शेयरों में कौन कौन से शामिल हैं PSU बैंक अभी करंट लेवल पे अगर कुछ खरीदना हो तो? देखिए, करंट लेवल तो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड होने का मतलब है कि आपको थोड़ा मिक्स टाइप का व्यू मिलेगा, और मिक्स टाइप से ही आपको लेकर चलना है। जी। जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक अभी स्टॉक जो रिकमेंड किया था उसको, जैसे यूको बैंक है, या फिर दूसरी तरफ देखें तो आपके सरकारी बैंकों में आप मूव कर जाइए, तो उनमें छोटे मझोले जो बैंक है ना, उनमें उतना शायद क्रीम नहीं होगा। इसलिए ज्यादा बेटर है कि बैंक अगर बजट एक्सपेक्टेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो SBI की तरफ ही रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 1040-1000 के आसपास रेट चल रहे हैं, ये बढ़ करके एक बार
1200 के आसपास तक जाएंगे, लेकिन इमीडिएट नहीं जाएंगे। हाँ, 1100 तो इमीडिएट आपको दिख सकता है। तो बड़े बैंकों में भी ये मूव रहेगा। छोटे मझोले बैंकों में, पीएसयू में देखे तो मैंने जैसे बताया, तो छोटे छोटे जो है वो थोड़े से अलग अलग दिन पे एंट्री करनी बनती है, नॉट एट इन अ सिंगल ट्रांच। उस पे एंट्री मत करिए, थोड़ा सा रुक रुक कर एकोमुलेट करिए, बजट के बाद भी थोड़ी रेडी चल रही रहेगी। ठीक। अच्छा, यूको बैंक का जिक्र किया, चूँकि थोड़ा छोटा शेयर है तो रिटेलर्स काफ़ी आकर्षित रहते हैं और इसने परेशान भी किया, काफ़ी लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था सर। अब ये 30 के आसपास पहुंच गया है। अगर यहाँ पे करंट लेवल पे ख़रीदते हैं तो कितना, क्या नज़रिया, टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए और क्या टारगेट रखनी चाहिए सर? देखिए, एक्चुअली में जो छोटे वाले बैंक होते हैं ना, जो 50 रुपए के पास होते हैं, 50-60 रुपए वाले होते हैं ना, इनमें कोई नजरिया लॉन्ग टर्म का नहीं आप स्ट्रैटेजिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं कि इन सब स्टॉक्स में ना लॉस नहीं लेना चाहिए। आप जब पैसा डाल रहे हो तो आप ये सोच के डालिए कि जरूरत पड़ी तो मैं 2 साल, जरूरत पड़ी तो मैं 3 साल, जरूरत पड़ी तो मैं 5 साल तक के लिए छोड़ के रखूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, धीरे धीरे 1-2 सालों में ये स्टॉक अपनी बेस को छोड़ करके एक हायर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि इनमें प्रॉफिट भी निकालना सीखिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट निकालना नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनमें इस तरीके के शेयर में, देखिए एक रातों रात बैंक बंद नहीं होने वाला। यूको बैंक को करने को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर्ज कर जाएगा। किससे मर्ज कर जाएगा? एक ही लीडिंग है, एसबीआई से ही सारे मर्ज हो जाएंगे या इधर उधर हो जाएंगे, मतलब बिजनेस उसमें डिवाइड हो जाएगा, आरबीआई वहां पर आ जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें ना रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिप पे लीजिए, थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, 12-14% का एक बार रिटर्न आता है तो लॉक कर दीजिए। लॉक करने का मतलब है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाहर निकल आइए, फिर थोड़ा दिन इंतजार करिए, 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा एकोमुलेट होने दीजिए। या तो वो रेंज अपनी नीचे की जाएगी या ऊपर की आएगी। इस टाइप की स्ट्रैटेजिकली थोड़ा ट्रेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी बस आपने लिया और सो गए, नहीं तो फिर पंजाब नेशनल बैंक बन जाएगा, 42 रुपए से घट के सीधे 28 रुपए आ गया। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। ठीक। अच्छा सर, पंजाब नेशनल बैंक अब लोगों को अच्छा लगने लगा, बहुत लोगों को। अभी 120 के ऊपर निकल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? हालांकि हमारे साथ एक हमारे मेहमान भी हैं, 134 पे आ गया धीरे धीरे करके। क्या इसमें सुधार दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 155 के ऊपर सुधार की दृष्टि से देखा जाएगा, तब तक तो अभी बस ये सांस ले रहा है, जिंदा है, चल रहा है, ऐसा ही है। फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर फैक्टर पे जाएं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, वापस से 115 के आसपास तक भी आ सकता है। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास जी देवरिया से हैं यहाँ पर। विकास जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं आप? सर मैं तो बढ़िया हूँ। बढ़िया है ना, बढ़िया ही रहिए सर आप। और बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास विप्रो का शेयर 287 शेयर। हाँ, कौन सा शेयर? विप्रो। विप्रो, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी दबी जबान में बोल रहे हैं। विप्रो जो है आपने लिया है 287 शेयर, 265 पे है आपके पास? जी सर, 265 पे। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। आज तो नतीजों के बाद तो अच्छी खासी पिटाई हो रही है विप्रो के अंदर सर। नतीजों के बाद खास तौर से Q4 को लेकर के जो गाइडेंस दी गई है वो बाज़ार को पसंद नहीं आई है। नतीजे तो चलिए फिर भी एक बार क्लियर कर लिया जाए, लेकिन जो गाइडेंस दी गई है सर, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकता है? 246 पे चल रहा है, 20 रुपये पर शेयर के लॉस में है, ज़्यादा लॉस नहीं है इनको, तो क्या ये होल्ड करें या फिर आगे का आउटलुक क्या है विप्रो को लेकर के? देखो सर, खरीदा तो इन्होंने स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के लिए था। स्टॉक ने इनको मार मार के इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना दिया है। बने रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि इस समय जो मोमेंटम है वो डाउन है। और पहली बात है कि अपॉर्चुनिटी, जब ये सोच के मत बाय किया करिए कि बस रिजल्ट देखा और बाय कर लिया। इस समय स्टॉप लॉस डाल लीजिए 240 रुपए का, उसके नीचे गया तो 220 रुपए तक आ जाएगा, एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है हमें, वो भेजा गया है डिफेंस को लेकर के। काफ़ी लोग सवाल पूछे हैं, उस पर आएंगे, बस अगला सवाल ले लेते हैं। लेकिन इस बीच सर, IRFC और RIL
ये दो पे जरा बातचीत कर लेते, पहले आरआईएल पे कर लेते हैं। ये वोकलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि सर रिलायंस में क्या करें, और मैंने 5-10 साल होल्ड करने के लिए लिया हुआ है, 1238 की इनकी बाइंग प्राइस है, और एक्यूमुलेशन किस लेवल पे करें। खैर एक तो इनकी टिप्पणी है सर कि 1238 पे लेके बैठे हुए हैं और 5-10 साल का नज़रिया है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता है। वो भी अगर इस कार्यक्रम को देखें तो उनको भी उत्तर मिल जाए। अभी करंट लेवल पे रिजल्ट के बाद क्या व्यू बन रहा है सर आपका? अभी आज हम देख रहे हैं करीब 4% टूटा है जो है रिजल्ट के बाद। ये शेयर पसंद नहीं आए बाजार को नतीजे। आपका व्यू क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के करंट लेवल पे? ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ है। अभी खबरों के खेल में इसको और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑयल एंड गैस बिजनेस को लेकर के सर जो निराशा हुई है थोड़ी सी, आपकी टिप्पणी? देखिए मुझे ऐसा लगता है इस समय तो फिलहाल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें 1380 तक के लेवल आ सकते हैं। अभी थोड़ा डिप ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी करेक्शन जोन में रहेगा और नो ट्रेड जोन रहेगा इस बार बजट सेशन में ये। नो ट्रेड जोन रहेगा यहाँ पर। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने नाम अपना नहीं मेंशन किया है, लेकिन आईआरएफसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये अभी जैसे अभी हम लोगों ने जुपिटर की बात की, आईआरएफसी की बात हो रही है सर, मतलब काफ़ी मतलब उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन नहीं चले तो नहीं चले अभी तक। 19 तारीख हो गई आज, क्या उम्मीदें हैं सर रेलवे को लेकर के? एक बार क्या अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणी अगर आप दे सकें रेलवे को लेकर के, और ख़ास तौर से आईआरएफसी पे सवाल भी है। देखिए विपुल जी, पहली बात है स्टॉक मार्केट ना हमें और आपको सोच के नहीं चलता, वो अपने अपने हाँ, ही नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मैं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि लोग जो है ना खरीदने के बाद बस ये सोचते हैं कि बस अब मेरी सुनेगा, उसके लिए ऐसा होता नहीं है। आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब है कि ज्यादा नहीं आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, मार्केट को एक्युमुलेट होने दीजिए। बजट का लिया है ना तो फिर बजट के फर्स्ट वीक तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये गिरावट खरीदारी का मौका है या नहीं है? डर के आगे जीत है, वो डायलॉग सुना होगा आपने। तो डर के आगे जीत का मतलब है खरीदना तो है ही है। सही है। मैंने आपको उस दिन फिल्टर करके बताया था कि आपको हाँ, रिपीट भी कर देता हूं कि सिर्फ एक आईआरसीटीसी और इरिकॉन छोड़ करके सब पे एकोमोलेशन करते रहिए, निराश नहीं करेगा बजट आपको। बजट आपको निराश नहीं करेगा, और इस गिरावट में आप भी निराश मत होइए अभी, है ना, थोड़ा सा धैर्य बना करके। और वो उसमें 1992 का जो एक वो आई थी स्कैम, उसमें भी तो डायलॉग था सर कि रिस्क है तो इश्क है। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा जोखिम उठाने से कतराना नहीं चाहिए, यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, और उमंग जी हैं, कह रहे हैं सर मैंने भी यूनियन बैंक 180 पर सेल कर दिया, 50,000 का प्रॉफिट बुक किया है तब से। सर आप एंट्री का लेवल बता दो, अब फिर से एंट्री का लेवल बता दो। अच्छा खासा गिरते बाजार में 50,000 रुपये बन गए आपके, और क्या चाहिए सर? चलिए खैर ठीक है। लेकिन मिंटू जी कह रहे हैं सर जियो फाइनेंस वाली टिप्पणी आपने नहीं ली, वो ले लीजिए, 262 पे लेके बैठे हुए हैं। जियो फाइनेंस पे सर क्या टिप्पणी रहेगी सर? भाई साहब ने 262 पे लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी इसे सेल करूं या मुझे होल्ड करना चाहिए। 170 शेयर हैं जियो फाइनेंस के इनके पास। देखिए एक बार को अगर काटना है तो काट लीजिए, क्योंकि 260 रुपए के आसपास तो वापस आने वाला है। और दोबारा चढ़ जाइएगा। मैंने एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि आपके मेरे कहने से आप काटोगे नहीं, और दोबारा खर्च छूट गया तो फिर आप चिल्लाना भी शुरू कर दोगे कि आज छुड़वा दिया रवि जी ने। हाँ, थोड़ा बहुत ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फिर तो वेट एंड वॉच बनता है। लेकिन 262 और 255 के लेवल दोबारा आ सकते हैं। ठीक सर, ये यूनियन बैंक के अंदर अच्छी रैली रही। भाई साहब ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आप छोड़ दें अभी, या फिर कह रहे हैं कि दोबारा एंट्री कब कर सकते हैं? 13-14% तो चला है, सेंसेक्स में एंट्री हो गई, कई सारी चीज़ें पॉजिटिव रहीं। पीएसयू बैंक है तो उसका ही फ़ायदा मिला, अब फेंडो में भी आ गया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करना समझदारी है, लेकिन दोबारा एंट्री करनी है तो 155 के लेवल का इंतजार करिए। उन लेवल्स पर आता है तभी आपको एंट्री बनती है। चलिए, अरे वाह, चलिए इस बीच जो है काफ़ी लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं आपको, और काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोइंग है आपकी लगातार, तो खैर बढ़ ही रही है, दिन दुनी रात चौगनी, ऐसे ही होती रही।
दीपिका जी कह रही हैं सर सुजलॉन पे प्लीज़ बाय बता दीजिए क्या करना चाहिए सर। सुजलॉन को लेकर के अभी व्यू क्या है आपका? ये शेयर भी बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में चला गया है। अब ये जगेगा कब? क्या रिजल्ट जगा पाएंगे इसको या हुआ क्या है? ऐसे 47 रुपये 70 पैसे का भाव हो गया सर अब तो, और कितना टूटेगा? 47-45 का लो लगा है। एफआईज बढ़ा रहे हैं अपना एक्सपोजर, डीआईज घटा रहे हैं। इन सब के बीच में आप कैसे देख रहे हैं सुजलॉन को? बिल्कुल जी, आप जिस अंदाज में शब्दों को बोलते हैं ना, मुझे याद हो जाते हैं। फिर मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग बड़े सरप्राइज होकर अरे बोलते हैं, अरे आपने एक दिन बहुत बढ़िया शब्द बोला था कि बाजार में अब इस बजट एक्सपेक्टेशन की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। वाह। आज आपने कौन सा वर्ड बोला? सुसुप्ता। सुसुप्त, हाँ सुसुप्ता अवस्था में, मतलब बिल्कुल जैसे केचुआ नहीं होता है सर, बिल्कुल एकदम छोटा होकर के जब लेकिन आपने जब ये बोला ना तो मेरे दिमाग में जो आया वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। जी। जावेद जाफरी का एक स्टार्टिंग में ऐड होता था कि जब वो एकदम वो हल्का फुल्का सा था, अपनी ताकत नहीं थी, एक आता था ना डीडी। हाँ 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 हाँ, इन्हें चाहिए हमदर्द का सिंकारा, कुछ इस ओह माय गॉड। ओ हाँ हाँ क्या हाँ बात है, क्या बात है। तो मुझे कुछ है ना, जब आपने सुसुप्ता बोला तो मुझे वही समझ में आया। हाँ, वही वही सही समझे आप सर। हाँ बहुत शानदार। और इस बीच हमको सर 950 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम ये पहुंच चुके। और जो गलत फहमी और गलत जानकारी लोगों के पास आ रही, कुछ भी खरीद लो और इस गिरते बाजार में फंस गए तो फिर फंस ही जाएंगे। तो इसलिए लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें और सही जगह सही सलाह लेते रहें, ये जो है बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके थोड़ी सी आप लोग, यही एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे लोगों से। जी सर, तो फिर बताइए सर सुजलॉन में क्या करें? बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था ही है, इसलिए इंतजार ही करना पड़ेगा। 42 के आसपास के लेवल वापस आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाय नहीं बनता, और चूंकि आप हमारे कहने से काटते नहीं, इसलिए मैं सिर्फ बाय और एवरेज का प्राइस ही बताता हूँ। बाकी टाइम पे कहता हूँ भैया होल्ड कर लो, और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बात है। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सर फ्राइडे को एक खबर आई, आप थे नहीं, मतलब हालांकि ये खबर जो है एजेंसीज के हवाले से थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई नहीं कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं रक्षा क्षेत्र के अंदर जो है एफआईज की विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा करके 74% कर दी जाएगी। कोई कंफर्मेशन नहीं आई, इसलिए वजह से शेयर भी उस तरीके से थोड़े ठंडे पड़ गए। लेकिन जिस तरीके का एक्सपेंशन इन कंपनियों को चाहिए और जिस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं सर, विस्तार के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, और ऐसे में अगर कितनी संभावनाएं आप इस खबर की सच्चाई ये हो सकती है, पहला सवाल। और दूसरा, एक बार अगर आप डिफेंस को लेकर के अगर आप लेवल्स और कुछ शेयरों के नाम अगर आप कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, तो मैंने सोचा एक ही बार में जो है हम आपसे डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए विपुल जी, पहली बात है जो आपने ये न्यूज़ कही है, इसको मैं कहता हूँ ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है या बहुत अच्छे काम की है, हमको नहीं पता है। और आप इसको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा हिस्टोरिकल देखने की कोशिश करिए। कैसे समझिए इसको? सरकार ने पिछले 3 बजट को अगर देखें कंटिन्यू, तो उस पे डिफेंस काउंटर के बजट को हमेशा इंक्रीज किया है, और कई सेगमेंट पे एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया है। और वही दायरा का जो है वो एक कैलकुलेशन ये लेकर चला जा रहा है कि डिफेंस काउंटर के लिए भी, मैं कहता हूँ डिफेंस काउंटर पे कुछ करें ना करें, सरकार का फोकस अगर सेम बजट भी हुआ तो भी स्टॉक्स में रैली दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक्सपेक्टेशन बनती है, उस पर डिफेंस काउंटर चली जाते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कि आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए। देखिए आपके सामने दिग्गज कहाँ है। आप दिग्गज में जाते हैं तो आपको बीडीएल, बीईएमएल, बीईएल, एचएएल और जीआरएससी, यही टाइप के स्टॉक्स दिखते हैं। अब आज आप खरीदते हैं तो कल 3% का डाउन है, आप डर जाते हैं। ऐसा मत करिए, बेटर है एकुमुलेट करके खरीदिए। 30-40% इन जो स्टॉक का नाम लिया, इस पे खरीद लीजिए। 2-3% का करेक्शन आ जाए तो थोड़ी पोजीशन को इंक्रीज करके एवरेज कर लीजिए, ऐसा करके चलिए। लेकिन मुझे ये श्योर है कि बजट के बाद 1 महीने तक डिफेंस काउंटर में अच्छी खासी रैली बनती हुई नजर आई। तो ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, रवि जी का मानना ये है कि ये मौका है आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें। और ये ऐसा नहीं कि आज बोल रहे हैं,
हर प्रोग्राम में, और मैं भी इसलिए हर बार पूछता हूँ उत्तर जानते हुए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बार में बात मानते नहीं हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं आपने तो बताया ही नहीं था। तो इसलिए जो है बार बार रिपीटिशन जो है वो हम करते रहते हैं, ताकि आप लोगों के जहन में रह जाए ये बात कि जब चीज़ें बेहतर स्थिति हो तो आप ये याद कर सकें कि रवि जी ने क्या कहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डिफेंस में जो नाम लिए गए उसका जो है ध्यान रखें। इस बीच बहुत सारे लोग कोकिंग कोल पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, लेकिन हाँ इसका जो अगर हो सके तो ज़रा एक बार थंब दिखा दीजिएगा। अभी हम IPO के सेगमेंट पे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, रवि जी की राय लेंगे, लेकिन जो लोग भी सुबह जो हमने चर्चा की उसको सुनना चाह रहे हैं, बाकी रवि जी की राय अभी आपके सामने आ जाएगी, वो जा कर के देख सकते हैं। ये सुबह 11 बजे हमने सेगमेंट अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जा कर के आप देखिए और अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दें। हमने जो है धमाकेदार लिस्टिंग अब भी कर सकते हैं क्या खरीदारी, इसमें VL अंबाला, अविनाश गोरक्षकर, प्रदीप हल्दर, ये तीन एक्सपर्ट जी की राय आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी क्या करना है, जिनको नहीं मिला उन्हें क्या करना है, जिनको मिल गया उन्हें क्या करना चाहिए, इसको लेके बातचीत हुई है और डिटेल में बातचीत हुई है। आपसे थोड़ी देर में आपको बाकी IPOs पर भी हम बातचीत करेंगे, और वो हमारे IPO हो तो ऐसा सेगमेंट का हिस्सा रहेगा रवि जी के साथ। रवि जी की क्या राय है वो हम IPO हो तो ऐसा सेगमेंट के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के धमाकेदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर ऑटो को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरी है, खासतौर से टाटा मोटर्स पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। क्या व्यू है सर आपका अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के या कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर तो टाटा मोटर में जब से स्प्लिट और ये चीजें हुई हैं, शेयर डिवाइड हुए हैं, तब से आपने देखा होगा धीरे धीरे करके थोड़ा वाइप आउट होते जा रहे हैं। लेकिन बट ये भी है कि लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो जस्ट अगर आप इसको नो ट्रेड जोन मान के चले अगले 6 महीने के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर डाल दिया है पैसे तो होल्ड करना है, नहीं डाला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डालिए, वेट कर लीजिए। सही टाइम अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि एग्जिट होने का भी सही टाइम नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ये राय आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। अब सर जैसा कि अभी हमने आपसे बातचीत की थी सिल्वर को लेकर के, मेरा अब सवाल ये है कि सर बाकी इन शेयरों में क्या करें? ये जिंक, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये अभी इनकी रैली कब थमेगी और यहाँ पे कब प्रॉफिट बुक करें? बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या व्यू है सर अभी? और क्या आप अपने आपके पास भी आ रहे होंगे आज, जैसे हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा हल्का हो गया 1.5% के आसपास, लेकिन जिस तरह की रैली रही है उस तरह की गिरावट तो अभी नहीं आई है। तो अभी भी एक महीने में 42-43% का रिटर्न है यहाँ पर। ये गिरावट में क्या बाय कर सकते हैं या आप कॉपर को पीछा छोड़ें? देखिए मेरे हिसाब से तो गिरावट पे थोड़ा और वेट करें और बाय करने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि आजकल क्या आ रहे हैं, तो सर मुझे तो लगता है कि जब बजट आ जाता है तो आजकल बस टीवी के चैनल्स के कैमरामैन और कुछ रिपोर्टर्स आते रहते हैं जो कि बहुत बाइट लेने के लिए वेट करते रहते हैं। वो कॉपर लेकर नहीं आते, अगर लेकर आते तो जरूर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक इंडिकेशन है कि इंडस्ट्री का यूज कॉपर और जिंक और लेड का बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जो है इनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय इकोनॉमी वाइज देखें तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इंडस्ट्री को ही बूस्ट कर रहा है। तो उसका इम्पैक्ट भी सीधे सीधे कॉपर प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है फंडामेंटल फैक्टर तो काफ़ी स्ट्रांग है। वीकनेस अगर थोड़ी भी होती तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। तो ये यही स्ट्रेटजी सर ये हिंदुस्तान जिंक या नाल्को या सेल पर भी रहनी चाहिए या सिर्फ ये कॉपर के लिए है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान जिंक या कॉपर इन सभी पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आई है। हिंदुस्तान जिंक हो, कॉपर हो, इन सब में जो है आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि जी बात करें तो कम से कम उनको स्क्रीन से तो हटा दीजिए। तो चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं और अगले दर्शक पर से बातचीत करते हैं। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे अगले दर्शक, काफ़ी लोगों के सवाल अभी भी आ रहे हैं विप्रो को लेकर के। बहुत सर एनबीसीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक दर्शक कह रहे हैं कि सर रवि सर ने बोला था एनबीसीसी खरीदने के लिए, अभी क्या करना चाहिए, नहीं चल रहा है उतना।
तो एनबीसीसी को लेकर के क्या व्यू अभी ले रहे हैं? ऑर्डर्स की खबरें तो काफ़ी ज़्यादा रही थी बीच में, आज 1.25% के आसपास की गिरावट है, एक महीने में 10% करेक्ट हो चुका है। अभी हाल ही में इसको जो है 55 करोड़ का या 56 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल तो चूंकि ये बजट एक्सपेक्टेशन को लेकर के यहाँ पर अगर देखें तो 100-110 के बीच में जो बाय का रिकमेंडेशन है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक उस हिसाब से अच्छा है। तुरंत नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लेकर चलेगा। अभी 95 तक का लेवल आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, तो खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। खरीदना बिल्कुल मत भूलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं अमानुल्लाह गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मेरा एक सवाल है कि कोई ऐसा शेयर बताइए जो मैं ख़रीद सकूं 15 से 1 महीने के लिए। और एक सुझाव है, हम जैसे बहुत लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं शेयर मार्केट के बारे में, आप ही लोगों को देखकर सुनकर इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब आप लोग कोई शेयर बताएं तो थोड़ा दिन और महीने के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हम जैसे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मानुल्लाह साहब, थैंक यू, इतना अच्छा सजेशन दिया आपका। हालांकि हमारी खुद भी वैसे कोशिश रहती है, एक्सपर्ट भी खुद ही बताते हैं कि इसको 2-4-6 महीने रखना है, इसको साल भर का नज़रिया रखें, लेकिन ठीक है, हम चाहेंगे अगली बार से और ज़्यादा स्पेसिफिक हों। लेकिन नज़रिया आपको भी थोड़ा लंबा रखना चाहिए। बाज़ार की ऐसी स्थिति को देखते हुए 15 दिन का नज़रिया ना रखें। सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अमानुल्लाह साहब के लिए आप? नहीं, वैसे अमानुल्लाह साहब काफी एक्टिव हैं, और आपको मैं याद दिलाऊं तो ये काफी प्लेटफॉर्म पर भी पूछते रहते हैं। तो बिल्कुल जो आपका डेडिकेशन है वो आपको धीरे धीरे करके फायदा देगा। बस आप पेशेंस बना कर रखिए, और जनरली जो आपके सजेशंस होते हैं उसका बहुत वेलकम है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और एक टिप्पणी आई है एनएचपीसी पे, काफ़ी दिनों बाद सवाल आया है एनएचपीसी पर। सर इन्होंने लिया हुआ है 700 शेयर हैं और 107 की खरीद पर लिया हुआ है, और जानना ये चाह रहे हैं कि 700 क्वांटिटी है, आगे क्या करना चाहिए। समीर दास जी हैं। समीर जी को एनएचपीसी पे सर कोई व्यू बदला आपका? अभी क्या व्यू ले रहे हैं सर? काफ़ी लंबा समय हो गया सर, लेकिन इसको भी बिल्कुल देखिए, सब चल गए, राम भी चल गए, राधे भी चल गए, हाँ, चल गए, लेकिन जो नहीं चला तो वो एनएचपीसी नहीं चला। तो जस्ट फिलहाल कोई व्यू में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। 72 के स्टॉप लॉस से बने हैं तो फिर बने ही रहना चाहिए। बने रहिए, ये सलाह है। अगले सेगमेंट पे जाएं सर, जाते जाते जरा अशोक लेलैंड पे टिप्पणी कर दीजिए। दीपक झा जी जानना चाह रहे हैं और एक दो लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है क्या राय रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के। बाकी बहुत लोग बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बात हो चुकी है। और चलिए, इस बीच क्या टिप्पणी रहेगी सर अशोक लेलैंड को लेकर के? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। करंट लेवल पर 175 के लेवल वापस आ सकते हैं।